आपको वस्तुनिष्ठ खंड ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी सामग्री आधारित है, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन में कह रहा है पहला, डेरियस के काल में भारत के पश्चिमोत्तर भाग का विलय खामनी साम्राज्य में हो गया था। कारण में कहा गया इस क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राजवाड़े थे जो स्वतंत्र थे और आसपास में क्या करते थे, लड़ते थे। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है, उठ के जवाब देना है इसका। देखिए कहा गया है कि डेरियस के समय काल में भारत में पश्चिमी भाग में, तो ये दोनों बातें जो है आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। कहा गया है कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई छोटे छोटे राजवाड़ थे जो स्वतंत्र थे और आसपास में लड़ते थे, इसलिए वे आसानी से ही भी बाहरी आक्रमणकारी का शिकार बन सकते थे। डेरियस धारा व्यू जो 522 से 486 ईसा पूर्व शासन काल में हमें भारत के पश्चिम भाग में हकमानी शासन के विस्तार को स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित में किस फारसी शासक ने उत्कीर्ण लेखकों पे हिंदू को उसके राज का हिस्सा बताया था। डेरियस, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया डेरियस के दो लेखों में हिंदू उसके राज का हिस्सा बताया गया, जिसमें हिंदू का तार्प ऐसे प्रदेश से जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित, और उसे डेरियस ने 518 ईसा पूर्व आसपास जीता था। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था। डी हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है हखमानी शासकों का संबंध किस देश से था। सी हो जाएगा फारस से। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है भारतीय सैनिक के जर्कसीज के समय 486 से 465 ईसा पूर्व ईरान को यूनान पे विजय प्राप्त करने की मदद की थी। कथन 2 में कहा गया है 2 से 330 ईसा पूर्व गौ मेला नामक स्थान पे सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में भारतीय सैनिक ईरान की तरफ से लड़े गए थे। नीचे दिए कूट के सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक सही, केवल दो सही, न तो एक न तो दो सही, या फिर उपयुक्त में सभी। तो दोनों कथन सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कहा गया कि फारसी ईरानी शासक 330 ईसा पूर्व आसपास तक जारी रहे। इस बार पे आमतौर पे इस धारणा में आधारित है कि भारतीय सैनिक का उस हकमानी सेना में शामिल थे जिससे हम जर्सबीज के समय 486 से 465 यूनान पे विजय प्राप्त की थी, जो 330 ईसा पूर्व गांग मेला नामक स्थान पे सिकंदर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट कहा गया है भारतीय पश्चिमोत्तर प्रांत में फारस को कितना राजस्व प्राप्त होता था। बी 360 टैलेंट। कहा गया कि भारतीय विजित क्षेत्र फारस ईरान का 20वां प्रांत या छपत्र बन गया था। उस समय फारस में कुल 28 प्रांत थे। भारतीय प्रांत में सिंधु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था। पंजाब का सिंधु पश्चिमोत्तर वाला हिस्सा था। यह क्षेत्र सावर्दी उपजाऊ और आबाद था। इस क्षेत्र में 360 टैलेंट मुद्रा तथा भारत में प्राचीन माप सोना राजस्व के रूप में आता था, जो कि फारस के सभी एशियाई प्रांत में मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 हिस्सा था। नेक्स्ट कहा गया है दिए गए कथनों पे खरोष्ठी लिपि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। पहला कहा यह लेखन का एक खास रूप जिसे ईरानी लिपिकार कातिब द्वारा लाया गया था। दूसरे में कहा गया अरबी की तरह खरोष्ठी को दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही, या फिर दोनों में से कोई सही नहीं। तो दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा ईरानी संपर्क का परिणाम नहीं है। तो कहा गया भारत में बढ़ाई लिपि का प्रादुर्भाव हुआ था। ये क्या है, नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित में हस्ती की राजधानी है। बी हो जाएगा पुष्कलावती। हस्ती की राजधानी पुष्कलावती थी। हस्ती कबाइल सरदार सिकंदर का कड़ा प्रतिरोध था। यूनानी ने पुष्कलावती को घेर लिया। हस्ती को पूरे 30 दिनों तक इस घेरे के मुकाबला किया और अंत में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहा गया है युद्ध भूमि की बड़ी
संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए? ई आरसी कनवी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया क्वेश्चन नंबर 12 में, वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पे पराजित किया था, कौन थे? तो पुरु मतलब पौरस के थे। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया सिकंदर ने झेलम नदी के तट पे पोरस पुरु के पराजित किया, परंतु इसे वीरता में प्रभावित होकर सिकंदर ने उस राज को उसे वापस लौटा दिया और 5,000 नगरों तथा अल्पसंख्यक गांव में 15 गणराज्य राज क्षेत्र में उसे सौंपते हुए मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन एक है, झेलम और चिनाब के संगम पर सिकंदर को अगलसोई गणराज से लड़ना पड़ा। कथन 2 में कहा गया, मालवों में एक नगर दुर्ग 5,000 बढ़ानों को कलम छोड़कर तलवार के हाथ उठानी पड़ी। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, न तो एक न तो दो सही। तो केवल दो आपका सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहा गया झेलम और चिनाब के संगम पे मलोई, मालवा और आकस्टाई दुर्ग क्षुद्रक गण संघ थे। मालवा ने सभी नगर युद्ध में प्रतिरोधी दुर्ग बन गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? सूसा में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया सिकंदर जो अपनी वापसी यात्रा में 324 में फारस में सूसा पहुंचा और अगले वर्ष ही उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन एक में कहा सिकंदर 325 में पाटल पहुंचा जहां उसने घर की ओर कूच किया। दूसरे में कहा गया सिकंदर ने अपने जहाजों का निर्याकस के नेतृत्व में जल मार्ग से भेजा। उपयुक्त में कौन सा असत्य है? केवल एक असत्य, केवल दो असत्य है, दोनों असत्य या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों बातें सत्य है। पूछा गया कौन असत्य है, तो कोई नहीं है। डी आपका राइट आंसर होगा, न तो एक न तो दो। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क हुआ, विभिन्न स्थल मार्ग और जल मार्ग द्वारा खुले, मौर्य साम्राज्य का विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ, व्यापारी और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। कौन सा आपका सही है? तो सभी सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा सिकंदर के आक्रमण का परिणामस्वरूप भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क हुआ, विभिन्न स्थल मार्ग और जल मार्ग द्वारा खुले, मौर्य साम्राज्य में विस्तार का मार्ग प्रसार हुआ, व्यापारिक और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न में क्या कारण थी? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी। ऑप्शन है, उसे देशद्रोही शासक की सहायता मिली थी, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा जो है वो आपका गलत है, वो कोई अच्छा प्रशासक नहीं था। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के बाद पश्चिमोत्तर भारत में झेलम के तट पर किस नाम से एक नया शहर बना था? बू बू के फॉल। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन एक में कहा गया सिकंदर महान यूनान के मिसोडोन राज का राजा था जिसे कई सैन्य अभियान किए। दूसरे में कहा गया सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर भारत को लूटा और गंगा के द्वार तक अपना राज्य स्थापित किया। कौन सा आपका असत्य है? तो पहला तो आपका सत्य है, पर दूसरा क्या आपका सत्य है? तो केवल दो। कहा गया सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था लेकिन वह व्यास नदी पर नहीं कर सका और वहीं से वापस चला गया। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आप देख रहे होंगे बुद्ध काल के राजवर्ण समाज के बारे में है। तो चलिए इसका एमसीक्यू लगाते हैं। कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन में कहा गया ईसा पूर्व 6वीं सदी में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। दूसरे में कहा गया इसी काल के लोग छल्लेदार कुओं का प्रयोग करते। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है पूछा गया। कौन सा कथन सही नहीं है? तो न तो एक न तो दो, क्योंकि दोनों कथन आपका सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काले पॉलिशदार भिंतभान अवस्था की शुरुआत कब मानी जाती है? 500 ईसा पूर्व। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत के द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत कब मानी जाती है? ईसा पूर्व के 5वीं सदी में। भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नगर का उल्लेख पाली और संस्कृत ग्रंथों में नहीं किया गया है? प्रयागराज का। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया पाली ग्रंथ में किस शहर में कुंभकारों ने 500 दुकानों को चर्चा की है? कौशाम्बी, वाराणसी। आगे है आपका, तो डी हो जाएगा वैशाली।
नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला का शिल्पकारों ने 18 श्रेणियों का उल्लेख पाली ग्रंथों में प्राप्त हुआ है। दूसरे में कहा गया लोहार, बढ़ई, चमत्कार और गरंदार की श्रेणी का विशेष उल्लेख है। कौन सा कथन आपका सत्य है? सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नगरी कौशाम्बी और वाराणसी दोनों से जुड़ी है? ए हो जाएगा श्रावस्ती। नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों में मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो निष्क और शतमान। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया बुद्धकालीन पचमार्क सिक्कों की सबसे पुरानी निधियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध काल में सूक्ष्म मापन विषय ग्रंथों की रचना हुई, यह किस नाम से जाने जाते हैं? बी हो जाएगा शल्वसूत्र। नेक्स्ट है निम्न में से बुद्ध काल में किस नगर की जनसंख्या सर्वाधिक थी? बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। कितना था? 2,70,000। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन एक में कहा गौतम बुद्ध के युग में गांव 3 कोटियों में विभाजित था। दूसरे में कहा गया प्रथम कोटि के गांव के मुखिया ग्रामीण कहलाता था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक आपका सही है, क्योंकि कहा गया है कि पाली ग्रंथों में गांव का उल्लेख और नगर गांव के समूह के बीच बसते थे। पाली ग्रंथ में गांव के 3 भेद थे। प्रथम कोटि गांव के सामान्य गांव कहलाते थे और उसका मुखिया भोजक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है बुद्ध काल में सीमांतिक गांव का किस कोटि के अंतर्गत शामिल किया गया था? तृतीय कोटि। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है बुद्ध काल में किसानों का राजवंश के रूप में उपज का कितना भाग कर के रूप में देना पड़ता था? 1/6। भी आपका राइट आंसर होगा। बुद्ध के युग में धनी किसान हेतु कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था? गिरिपति। ये आपका राइट आंसर होगा। बुद्ध युग में लौह अशोक से बने औजारों को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो वाराणसी में। डी लगाएंगे। नेक्स्ट में कहा गया किन कथाओं से पता चलता है कि बुद्ध युग के प्रजा अत्याचारी राजा पुरोहित के गद्दी से उतार दी थी? जातक कथाएं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया बुद्ध युग में किस अधिकार का जिक्र पाली ग्रंथों में नहीं मिलता है? ए लेखाधिकारी। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित में बुद्ध युग में गांव के मुखिया को किस नाम से नहीं जाना जाता था? ग्राम भोजक, ग्रामीणी। पूछा गया कौन सा नहीं था? ग्राम भोजक, ग्रामीण, ग्रामिक का था, पर प्रमुख नाम से नहीं जाना जाता। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। ग्रामीणी का राजा के साथ सीधा संबंध होता था। ग्रामीण ग्रामवासियों का ही निर्धारण करता था। ग्रामीणी अपने इलाकों की शांति व्यवस्था को ध्यान रखता था। नीचे दिए कोर्स की सहायता से सही कथन का चयन करना है, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। बुद्ध काल में क्षत्रिय और ब्राह्मण कर मुक्त थे। बुद्ध काल में करों का सारा बोझ ब्रेशा वैश्य, गिरिपति और किसानों पर था। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन आपकी सत्य है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है बलि साधक अधिकार की नियुक्ति किस लिए होती थी? सी बलि नामक कर की वसूली है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है चुंगी प्राप्त करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो शौलिक और सुलाक अध्यक्ष। सी और बी, ए बी दोनों। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस गणराज्य में एक से ऊपर एक साथ न्यायपीठ होती थी? बी वैशाली में। नेक्स्ट कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार। राजतंत्र में प्रजा के राजस्व पाने का दावेदार राजन होता था। गणतंत्र में प्रजा के राजस्व प्राप्त करने का हकदार राजा होता था। कौन सा कथन सत्य है? दोनों गलत आपका है, न तो एक न तो दो। कहा गया है कि राजतंत्र में प्रजा से राजस्व पाने वाला दावेदार एकमात्र राजा होता था। गणतंत्र में इस दावेदार गण या गोत्र का प्रत्येक प्रधान होता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस काल में गणतंत्र की परंपरा कमजोर होने लगी थी? सी हो जाएगा मौर्य काल। नेक्स्ट है भारत में विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव किस काल में माना जाता है? बी हो जाएगा बौद्ध काल में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका मौर्य साम्राज्य से है। इसका एमसीक्यू। कहा गया वह शासक कौन था जिसने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था? बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शाखा का क्षत्रिय बताया गया है? तो महावंश और दीपवंश।
ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल कहा गया है? तो मुद्रा रक्षक, ये आपका लिखा हुआ विशाख दत्त के द्वारा एक नाटक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त को सैंडोकोटस कहा? तो बी जस्टिन ने। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान के नियुक्त प्रशासक सेल्यूकोसस को किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त, रुद्रदामन। आगे ऑप्शन है तो इसको हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्व भाग में शासक सेल्यूकस आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व परास्त किया था। कहा गया रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक भारत इतिहास में चंद्रगुप्त को सेल्यूकस पर विजय का 303 बताया है। नेक्स्ट कहा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन एक में कहा गया सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कंधार, काबुल, हेरात और बाल्टिस्तान में प्रदेश दिए। कथन दो में कहा गया चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भेंट के स्वरूप 500 घोड़े दिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक। तो केवल आपका एक सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस पे 305 ईसा आसपास में विजय प्राप्त की। संधि के दौरान सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कंधार, काबुल, हेरात और बलुचिस्तान प्रदेश। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भेंट के रूप 500 हाथी दिए, न कि घोड़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस शासक ने अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त के सुदर्शन झील पर एक बांध बनाया था? ए हो जाएगा रुद्रदामन। नेक्स्ट कहा गया है, निम्नलिखित में कर्नाटक के किन किन स्थान पे अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए? कौन सा स्थान है जिसमें नहीं हुआ है? डी हो जाएगा सोपारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बी बर्दबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य वंश के शासक कौन था? बी बिंदुसार। कहा गया बिंदुसार ने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश शामिल नहीं थे? तो कलिंग प्रदेश और सुदूर दक्षिणी राज्य। तो राइट आंसर सी होगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तक्षशिला का वायसराय कौन नियुक्त किया गया था? बी सुसीम। दिव्यदान ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुमन को तक्षशिला का वायसराय नियुक्त किया था। कहा गया तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में असमर्थ होने पर सुसीन ने स्थान पर अशोक को तक्षशिला का वायसराय नियुक्त किया गया। नेक्स्ट कहा गया है, मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने किस बिंदुसार के राजदरबार में अपने राजदूत बनाकर भेजा था? डायोनिसिस को। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष अशोक राज सिंहासन पर बैठा था? ए हो जाएगा 273। कहा गया 273 बिंदुसार की मृत्यु हो जाने के बाद अशोक क्या हुआ था? राज सिंहासन पर बैठा था। पर एनसीईआरटी कक्षा 11-12 में कहा गया कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय में अशोक शासन की शुरुआत 272 से 268 मानी गई है। अशोक राजा बनने से पूर्व किन प्रांतों का वायसराय रह चुका था? तो उज्जैन का भी होगा और तक्षशिला का भी होगा। तो डी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय इतिहास का पहला राजा जिसने अपने शासनों देशों में शिलाओं को खुदवाया था? ए अशोक ने। कहा गया कौन सा वायसराय तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में सफल हुआ? अशोक। इनके भाई जो थे असफल हो गए थे, सुशील। निम्नलिखित में किस शासक को देवनामप्रिय और प्रियदर्शी के रूप में बताया गया? सी अशोक को। कहा गया है निम्नलिखित में अशोक के अभिलेख किन क्षेत्र में प्राप्त हुए? ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। केवल एक दो, केवल 2 3, 1 3 या 2 3 4? तो 2 3 और 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कलिंग युद्ध का विवेचक अशोक पर क्या पड़ा? अशोक ने आक्रमण की नीति छोड़ दी, जीवनधारियों की भलाई के लिए कदम उठाए, पश्चिमी एशिया समेत यूनानी राज्य तथा अन्य देश में शांति दूत भेजे, रक्त और लौ की नीति का पालन किया। तो पहला, दूसरा और तीसरा किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध का विजय का क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? शिलालेख 4, शिलालेख 3,
ये हो जाएगा शिलालेख 13 में, इसका वर्णन है। डी आपका राइट आंसर होगा। रज्जुक थे, मौर्य शासक के अधिकारी थे। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया अशोक के अभिलेखों में रज्जुक जो थे अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुक का निम्नलिखित पर जिससे लोगों को भले के काम में प्रोत्साहित करना, जरूरतमंद के बुरे लोगों को दंड देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस शिलालेख में अशोक ने सभी धर्म पंथ प्रति समान आदर पर भाव प्रकट किया? सी 12वें में। नेक्स्ट कहा गया अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बौद्धों को किस सम्मेलन में आयोजन किया था? सी 3रे में। कहा गया अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति किस लिए की थी? तो धर्म प्रचार के लिए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के 12वें शिलालेख के संदर्भ में दिए गए कथनों पर कूट के आधार से सत्य कथन का चयन करना। आदरणीय व्यक्ति की आज्ञा का पालन, प्राणियों की क्षति न पहुंचना, सत्य बोलना, जीव हत्या से बचना। केवल 1 2, केवल 3 4, 1 3 4 या उपयुक्त में सभी। डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस राजा ने मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सालय स्थापित किए? सी अशोक। कहा गया वे विदेशी राजा और राजा जहाँ के अशोक शिलालेख मिले राजाओं को उनके राज क्षेत्र के कूट की सहायता मिला है। इधर सूची 1 में राजा है और उनका राज क्षेत्र है। टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र के थे। एंटीगोनस गोनातस मकदूनिया, अलेक्जेंडर एपाइनस के, मेगासाइरिन्स के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक बार आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन कर लीजिएगा, पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे। सारी प्रजा मेरी संतान है घोषणा किस राजा ने की थी? बी अशोक ने। संभवतः आज तक किसी भी अन्य शासक के राजा प्रजा के बीच संबंध में इतनी सरल और उत्पाद भाषा में अभिव्यक्ति नहीं किया गया जिस इसे घोषणा की सारी प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इस जीवन के अगले जीवन भी सुख समृद्धि की कामना करता हूँ, वैसे ही कामना मैं सभी प्रजा के जनों के लिए करता हूँ। किसने कहा था? अशोक ने। निम्नलिखित में किस राजा ने अपने द्वारा पराजित लोगों की क्षमा मांगी थी? डी अशोक ने। कहा गया निम्नलिखित में किन नीतियों का अशोक का नाम इतिहास में अमर है? शांति, अनाक्रमण, राजविजय, सांस्कृतिक विजय। कूट के आधार से सही उत्तर का देना। केवल 1 था, केवल 1 2 3, 1 2 4 या उपयुक्त में सभी। देखिए शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया निम्नलिखित में किस अभिलेखों के अनुसार मछुआरे व बहेलियों के जीव हिंसा त्याग पर खेतिहर जीवन को अपनाया था? कंधार अभिलेख। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष के बाद किस राजज्ञा पर अपने विचार नहीं व्यक्त किए थे? तो डी युद्ध नीति पे नहीं किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पन किस धातु की मुद्रा थी? बी चांदी की। प्रादेशिक पदनाम का अधिकारी होता था जिला प्रशासन का प्रधान। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से नगर प्रशासन की किस समिति का कार्य जन्म और मृत्यु के पंजीयन करना था? बी तीसरी समिति का कार्य। बी आपका राइट आंसर होगा। 6 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक के साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में बांटा। प्रांतों का शासन एक राज्यपाल संभालता था। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष प्रांतों में रहते थे। राजा की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद नहीं होती थी। कौन सा आपका होगा? कितने सही होंगे? तो केवल 1 और 2 सही होंगे। अशोक के साम्राज्य के 4 बड़े प्रांत में बांटा था। प्रांतों का शासन एक राज्यपाल संभालता। 1 और 2 आपका सही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य काल में मकान और धन संपत्ति आदि के बारे में सरकारी अभिलेख की प्रतिष्ठा की जाती है। उस समय विवाहित स्त्री के पास श्रीतन के रूप में अपनी निजी संपत्ति का आभूषण होते थे। दोनों सही है, ए बी। निम्नलिखित में किस स्थान पर अशोक के अभिलेख का निर्माण किया गया था? सी चुनार में। कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार। संहिता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्षमारता राजकीय कोषागार और भंडार का संरक्षक होता था। कौन सा कथन आपका सत्य है? तो दोनों आपका गलत है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कहा गया मौर्य काल में क्षमता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था और संहिता राजकोषार का भंडारण संरक्षक होता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य काल में व्यापारी का व्यापार करने हेतु लाइसेंस लेना पड़ता था। भारत के अनेक पश्चिमी देश में नील, जड़ी बूटी, रेशम, दवाइयाँ आदि भेजा जाता था। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। डी आपका राइट आंसर होगा। एक भरा हुआ राजकोष की राज की सुख समृद्धि का मूलधन का कथन किसका है? कौटिल्य का है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से श्रेणियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? श्रेणी के मुखिया राजा कहलाता था। ये क्या है आपका? ये श्रेणी का मुखिया जो था श्रेष्ठक कहलाता था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार। मौर्य काल में राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर और व्यापार कर था। उपज का 6वां या 12वां भाग तक भूमि के रूप में वसूला जाता था। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक आपका सत्य है। कहा गया मौर्य काल में सीता का तर्क क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त है। 46 है निम्नलिखित में किस स्थान पर मौर्यकालीन याचनी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ए पटना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कारक मौर्य साम्राज्य के पतन होती जिम्मेदार है? दुर्बल अधिकारी प्रदेशों के मध्य जुड़ाव की कमी, राजस्व की कमी, अशोक की धम नीति। उपयुक्त में सभी। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस शासक ने सत्तारूढ़ होने के पश्चात भी स्वयं को राजा घोषित नहीं किया बल्कि सेनापति की पदवी से ही खुद को संतुष्ट रखा? डी पुष्यमित्र शुंग। अशोक के दृष्टि अधिकारियों के कुशासन के कारण किन प्रांत के अधिकारी ने स्थानांतरण किया था? तो तोशिल के, उज्जैन के और तक्षशिला के। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके हमले के बचने के लिए चीनी राजा शी हुआंगटी ने लगभग 200 ईसा पूर्व चीनी महादीवार बनाई थी? सीथियन से। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सी कौटिल्य के द्वारा। मेगास्थनीज किसका राजदूत है? सेल्यूकस निकेटर। भी आपका राइट आंसर होगा। प्राचीन भारत की श्रेणी का संबंधित था शिल्पकार तथा व्यापारी का संघ। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल का मथुरा एक क्या था? धार्मिक केंद्र था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या करना है? सुमिलित करना है। अभिलेख और राज है। मास्की का हो जाएगा कर्नाटक, धौली आपका हो जाएगा उड़ीसा, गिरनार हो जाएगा गुजरात और कालसी होगा उत्तराखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? ए प्राकृतिक व बारी लिपि। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों का संबंध निम्न पर विचार करें। अशोक के समस्त अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। अशोक के पश्चिमी कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2। कहा गया कि अशोक के अभिलेख प्रकृति में लिखे गए थे जबकि पश्चिमोत्तर में अभिलेख अरामाइक या यूनानी भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था? ये हो जाएगा यूनान में। कब आया था? लगभग 305। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 59 है अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना करने वाला विद्वान कौटिल्य किसका शासक मंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलिंग जो इतिहास में सम्राट अशोक के द्वारा विजय के लिए प्रसिद्ध है भारत के किस राज्य में स्थित है? सी उड़ीसा में। कब हुआ था लड़ाई? तो अशोक के द्वारा 261 में विजय हुआ था। 61 है मिलान करना शिलालेख अशोक का राज है। गिरनार हो जाएगा गुजरात, कालसी आपका हो जाएगा उड़ीसा और उसके बाद हो जाएगा सोपारा आपका उत्तराखंड, जौगढ़ महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन सैनिक संचालन के लिए जिन उपसमितियों का उल्लेख किया है उसके संबंध में निम्न में विचार करें। प्रथम उपसमिति का कार्य नौसेना का संचालक था। दूसरी उपसमिति का यात्रा व खान पान का संचालन करती थी। तीसरी उपसमिति पैदल सैनिक का संचालन करती थी। चौथी उपसमिति
रथोरोहित संचालन करती थी। उपयुक्त में कौन सा विकल्प असत्य है? इनमें से कौन सा उपयुक्त में? तो चौथी उपसमिति, ये आपका क्या है? गलत है, क्योंकि मेघासनी के अनुसार 6 उपसमिति सैनिक गतिविधियों का संचालन करती, उसमें चौथी उपसमिति अश्वारोहित का संचालन करती थी। ठीक है। कहा गया सुदर्शन झील जो एक कृत्रिम जलाशय था की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त है? ये हो जाएगा गिरनाक। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का संबंध विचार कीजिए। सुदर्शन झील का निर्माण सातवाहनों ने करवाया था। रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई थी। गुप्त शासकों ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। कौन सा कथन असत्य है? तो एक आपका क्या है? असत्य है, क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, न कि सातवाहन काल में। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? डी लगाएंगे, बिहार। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 321 ईसा पूर्व। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के धम्म प्रचार के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म महामात्र को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेघासनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समिति या उप समिति का उल्लेख किया है? तो 1 समिति और 6 उप समिति। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धौली स्थल कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा में। कहा गया है बराबर गुफाएं किस संप्रदाय के लिए सुरक्षित की गई थी? आजीविकों के लिए। सी आपका राइट आंसर होगा। सांची का स्तूप अशोक के शासनकाल में किसने बनवाया था? ए किससे बनाया गया था? ईंट से। ए आपका राइट आंसर होगा। हाथ में चामर पकड़े खड़ी याचनी मूर्ति कहाँ मिलती है? ए पटना में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा स्तूप आंध्र प्रदेश के बेगी क्षेत्र में स्थित नहीं है? डी सांची। अब आपका जो है आगे टॉपिक देख लेते हैं क्या है। शुंग और सातवाहन काल से ये आपका मौर्य काल संबंधित जो था वो कंप्लीट हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा।